appear strong when you are weak, appear weak when you are strong। जब आप मजबूत हो तो अपने आप को कमजोर दिखाओ, और जब आप कमजोर हो तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाओ। रीजन ये है इसके पीछे कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर से सेपरेट कर देते हैं। बाहर के वो लोग जो आपको कहते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, अरे 10 लाख नहीं 20 लाख बच्चे अब पढ़ने लगे हैं नीट में, और तुम्हारे आ रहे हैं 300 नंबर, इस 6 महीने में क्या ही कर लोगे, इस 8 महीने में क्या ही कर लोगे, तुमसे ज्यादा तुमसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले, वो एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अरे 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए एडमिशन, 7-7 लाख रुपए कोचिंग को फी देके वो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, और तुम कहीं पे नहीं। तुम एक काम करो, तुम कहीं एडमिशन ले लो। यही लोग, यही बातें जिससे आप अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, इससे आप अपने आप को सेपरेट कर देते हैं और आप फिर सक्सेस के पाथ पे चलते हैं। इसीलिए अपीयर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री, और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी फिजिक्स जो है वो रिलेटिविटी पे बेस्ड है, यानी हम लोग किसी चीज का पोजीशन निकालते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं ये पॉइंट है स्पेस में और या प्लेन में, मैं इसका आपसे पोजीशन पूछूं तो आप बोलेंगे कि सर ये आपसे जो है वो ऊपर है। जब आप बोलेंगे सर ये आपसे ऊपर है तो मैं बोलूंगा चलो मैं स्क्रीन से बाहर हो गया, अब बताओ। तुम क्या बोलोगे कि सर अब आप फिर से स्क्रीन में आइए तभी हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती और आपने पढ़ाया नहीं। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं इसे पढ़ना। आज ही इसे हम कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और देखेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन कैसे निकाली जा सकती है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन कुछ नहीं होता है, हम भी उसको भी एक्स और वाई एक्सिस के रिलेटिव निकालेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के हमें मैथमेटिकली किसी पॉइंट को दिखाना आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन और अलजेब्रा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए अगर वो पॉइंट प्लेन में है, अगर वो पॉइंट प्लेन में है तो उसे केवल दो एक्सिस से दिखा देंगे। दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, 2D की जरूरत पड़ेगी, और क्या और कौन सा ऐसा लोकेशन है इसका यूज करके तुम इसे बताओगे? और कोई एक्सिस के अराउंड इसका यूज कर सकते हो क्या? मैं कहूं कि ये एक जेड एक्सिस भी है, ये एक जेड एक्सिस है, तो जेड 0 होगा इस केस में। प्लेन में अगर है कोई चीज, अगर मैं पेपर पे कुछ लिखूं और उसको वहां बोलूं कि पेपर के रिलेटिव इसका पोजीशन बताओ, तो तुम सिंपली बताओगे एक्स और वाई एक्सिस में, है ना। अगर मैं बोलूं कि ये कॉपी है, ये कॉपी है, ये वाला कॉपी है एक, और इस कॉपी में इसका पोजीशन बताओ, तो तुम बोलोगे सर ये 0-0 है, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 0 है, और ये पोजीशन जो होगा एक्स और वाई के रिलेटिव वही इसका पोजीशन होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि जेड की इसमें जरूरत नहीं है। तुम याद करो, जब तुम 2D मूवी देखने जाते हो और 3D मूवी देखने जाते हो, जब तुम 3D मूवी देखते हो, फॉर एग्जांपल कोई वॉर मूवी या एक्शन मूवी या मार्वल जैसे देखने गए, मार्वल की कोई भी पिक्चर देखने गए, तो उसमें क्या है कि उसमें देखते हो कि एकदम धार हो रहा है, मार धार हो रहा है, मार धार ऐसे ऐसे काटकूट हो रहा है, तुमको लगता है कि मुझे ही काट देगा। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों एक्सिस है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस है। लेकिन अगर तुम देखो कि कैटरीना कैफ रो रही है, तो सिंपली तुम बोलोगे 3D देखना, नहीं देखना है 3D भाई, तुम रोओगे तो मुझे पता है कैसे, वो ऐसे भी आदमी रोएगा, मैं उसके नीचे जाके थोड़ी देखूंगी कि वो कैसे नहीं। तो कोई जरूरत नहीं है। 2D जो होता है वो सिंपल स्क्रीन होता है, यानी प्लेन होता है, और 3D जो है वो लगता है तीनों डायमेंशन एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में होता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको अगर हम पढ़ें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली दो ही एक्सिस का यूज होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जेड एक्सिस का बेसिकली यूज जो है वो हम लोग करेंगे, लेकिन ज्यादातर यूज नहीं करेंगे इसका, क्योंकि हमें जेई एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं देना है, वो अलग लेवल की बात हो जाती है। ठीक है, हमें नीट का देना है, नीट में हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, जेई वालों को नहीं पता। ठीक है, देखो, अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे P, तो इसका हम लोग लोकेशन कैसे लिखेंगे? एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो, ये हो गया लोकेशन। ये एक्स और वाई तब कहेंगे जब एक्स एक्सिस पे, ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसे हम एक और नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं? एब्सिसा। अब मैं इसीलिए एब्सिसा बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये क्लास 8th में 9th में दिया जाता है कि इसे एब्सिसा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं।
जो वाई एक्सिस है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि एआईपीएमटी में कई बार ऐसा सवाल आया है कि उन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पोजीशन नहीं बता के एब्सीसा और ऑर्डिनेट लिख दिया है क्वेश्चन में। तो बच्चे क्या है, कंफ्यूज कर देते हैं, ये तो पढ़ी नहीं, अरे पढ़े नहीं बेवकूफ, ये तो एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, है ना। तो कभी कभी टर्म्स भी ऐसा होता है, कंफ्यूजिंग करके क्वेश्चन में डाल देते हैं और बाद में फिर बोलते हैं नहीं बात, वो टी कल्टी बात, कल्टी नहीं मानना है, समझना है। टी और टी पोजीशन है तो उसका एक्स और वाई लिखेंगे। एक्स जो एक्स एक्सिस है यानी एब्सीसा है, एब्सीसा को पहले लिखना है और ऑर्डिनेट को बाद में लिखना है। एब्सीसा को पहले लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एब्सीसा, एब्सीसा को पहले लिखना है और ऑर्डिनेट को बाद में लिखना है, ठीक है। देखो, और ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसका ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ऑरिजिन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव, ऑरिजिन के राइट जो है वो पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट जो है विच इज निगेटिव, ऑरिजिन के नीचे जो है निगेटिव। समझे आप? नीचे यानी एक्स जो वाई एक्सिस है उसका नीचे जो ऑरिजिन के नीचे जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव वाई एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस के अपोजिट यानी जो लेफ्ट साइड, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड जो एक्स एक्सिस होगा उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं थोड़ा गेम चेंज करता हूं, गेम चेंज में कर दूं क्या, गेम चेंज में कर दूं क्या, चलो कर देता हूं। आओ मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। P का कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट जो है वो है x2 y2। मैं कर सकता हूं क्या, इजाजत है क्या? बिल्कुल है सर, ठीक है। चलो PQ, अब मैं कहता हूं कि ये एक लाइन है जिसका डिस्टेंस है d, तो तुम बताओ कि d क्या होगा, तुम क्या बताओगे d क्या होगा। अब मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ के भागने लगेंगे, तो भागना नहीं है। देखो d को निकालने के लिए हम लोग सिंपली सबसे पहले इसको ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या हो सकता है, हम लोग क्या इसका कर सकते हैं। तो x2 y2 यानी ये पोजीशन y2, ये पोजीशन x2, ये पोजीशन x1, ये पोजीशन y1, ठीक है। ये पोजीशन y2, ये पोजीशन y1 और ये x1, ये x2, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम याद है तुम्हें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, क्या कहती थी पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कहती थी क्या? अगर ये बात सही है तो हाइपोटेनस यहाँ क्या है, डी। चलो इसको कैपिटल डी लिख लेते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा क्या है कि इसको सम्मान देना जरूरी है। डी इक्वल्स, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तुम याद रखो एक चीज, जब भी चेंज होता है ना, जब भी कोई चीज चेंज हो रहा है, जैसे y जो है वो चेंज हो रहा है, x जो है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है इन द सेंस कि y2 माइनस y1 जो डिफरेंस है ना, हमेशा उस डिफरेंस को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिफरेंस y2 माइनस y1 इक्वल्स डिफरेंस ऑफ y, तो डिफरेंस ऑफ y को हम लोग डेल y लिख सकते हैं। ये ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस कन्वेंशन है, तरीका है जिससे हम लोग जो बहुत सारा चीज हमें लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव को प्लस बी लिख सकते हैं क्या, तो तुम बोलोगे हाँ सर लिख दीजिए ना, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, न फिजिसिस्ट को इससे प्रॉब्लम पड़ता है, न नीट वाले को प्रॉब्लम पड़ता है, न तुम्हें प्रॉब्लम पड़ता है, सबको आसानी होती है। निगेटिव को ऐसे लिख देते हैं, इंक्रीज को ऐसे लिख देते हैं और डिक्रीज को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉर्मली जो है इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, कन्वेंशन है बस। तो डी स्क्वायर इक्वल्स
डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? 10 डी इक्वल्स अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, और इसको ले लो तुम एक बॉक्स में, ठीक है? डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, और वही है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या था? ये था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी प्लेन, इन एनी प्लेन नहीं, मैं बार बार प्लेन का यूज कर रहा हूं, ठीक है? हाँ प्लेन ही होगा। डिस्टेंस और बिटवीन एनी पॉइंट इन एनी प्लेन क्या होगा? जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट जो है उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और अंडर रूट कर देना है, इसी कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, एनी टू पॉइंट्स क्या होगा? डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, ठीक है? अगर मैं कहूं ये तो प्लेन हो गया, अगर मैं कहूं स्पेस में, इन स्पेस में कैसे निकालेंगे? स्पेस में कैसे निकालेंगे? तो स्पेस में निकालने के लिए बहुत सिंपल थ्योरम है, क्या? डी इक्वल अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, ठीक है? सिंपली डेल जेड को जोड़ देना है तो स्पेस में निकल जाएगा। समझ गए? अगर यहां तक समझ गए हो तो मैं एक और चीज पूछ सकता हूं क्या तुमसे? मैं पूछता हूं कि इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, और मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं कि चलो तुम P और Q निकाल लिए, तुमने Q निकाला, तुमने P निकाला। मैं बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस के अराउंड इसकी थोड़ी सी इंक्लिनेशन तो है भाई, ये थोड़ा इंक्लाइन होता है, इसे ही तो हम स्लोप कहते हैं, इसे ही तो हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या है? इसे स्लोप कहते हैं, यानी कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के अराउंड, यहां हम लोग एक्स एक्सिस देख रहे हैं, ये अपर मैथमेटिकल अगर तुम जाओगे तो वहां तुम वाई भी पढ़ लोगे, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं, एक्स के अराउंड ही हमें मैक्सिमम द टाइम स्लोप निकालना, ठीक है? तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप, अब मैं थोड़ा लिख देता हूं डेफिनेशन, रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एकदम नए नए। स्लोप इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप जो है वो किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के अराउंड, ये जो इंक्लिनेशन है इसका, ये जो इंक्लिनेशन है उसका क्या है? एंगल, ठीक है? ये क्वांटिटेटिव मेजर, समझ गए? स्लोप को जो है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, ठीक है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। अब मैं बताता हूं, एम इक्वल्स स्लोप इक्वल्स टेन थीटा, ध्यान रखना, स्लोप इक्वल्स टेन थीटा। अगर मैं इसका पोजीशन बोल दूं x2 y2 और ये पोजीशन है x1 y1, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहां पे? डेल y अपॉन डेल एक्स, डेल y अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टेन थीटा, ठीक है? डेल y अपॉन डेल एक्स, स्लोप क्या हो जाएगा? डेल y अपॉन डेल एक्स, हमेशा ध्यान रखना। अब एक और चीज समझ में आना चाहिए हमें, क्या? कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, अगर मैं बोल रहा हूं ये एक कोऑर्डिनेट है, अब यहां एक लाइन, तो इसका स्लोप क्या होगा? तुम क्या बोलोगे? सर ये तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जब पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो थीटा इक्वल 0 डिग्री, स्लोप इक्वल टेन थीटा इक्वल्स व्हाट? 0। स्लोप इक्वल्स टेन थीटा इक्वल्स 0। तो अगर ऐसा है बाबू, तो क्या हम
क्या हम एक और तुमको थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं क्या? मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और मैंने बोला कि ये एक क्या है, ये एक लाइन है। ये लाइन जो है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो टेन जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तुम क्या बोलोगे? सर m इक्वल टेन थीटा, और चूंकि थीटा इज स्मॉलर देन व्हाट 90 डिग्री, सो टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा, और स्लोप इज व्हाट, पॉजिटिव। टेन थीटा और स्लोप इज व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, टेन थीटा और स्लोप इज पॉजिटिव। मैं एक और चीज करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं एक और चीज करता हूं, मैं क्या करता हूं कि लाइन को थोड़ा कर्व कर देता हूं। क्या बोलोगे? क्या बोल रहे हो यार? कर दूं क्या? अगर मैं कर दिया इसको कर्व थोड़ा, और ये एंगल जो है, ये एंगल जो है ये कितना हो जाएगा? माइनस थीटा, सॉरी थीटा अगर हो गया तो टेन थीटा एम इक्वल व्हाट, टेन थीटा, एंड एज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट्स व्हाई अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है तो टेन थीटा इज निगेटिव। याद करो, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था एएसटीसी ऑल साइन टेन कॉस, सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ASTC add sugar to coffee, so tan theta, if theta is greater than 90 degree but smaller than 180 degree, in that case tan theta is negative, so slope is negative। मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूं क्या? कंक्लूजन लिख लूं क्या? कंक्लूजन क्या लिखेगा आप सर? मैं लिखता हूं कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? कि स्लोप, चलो इसको अगले पेज में लिखते हैं, पेज कम है। मैं एक कंक्लूजन लिखता हूं, कंक्लूजन ये है कि स्लोप कैन बी, स्लोप कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है? ये एक लाइन है। मैं कहूं कि ये जो है वो स्लोप है इसका, ये जो है वो क्या है? लाइन है इसका, यानी इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। अब देखो एक चीज कि यहाँ पे और यहाँ पे थीटा जो है इट इज कांस्टेंट, यानी कि पूरे लाइन पे, पूरे ग्राफ में स्लोप इज कांस्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि थीटा वाज कांस्टेंट, थीटा वाज कांस्टेंट, एंड इफ थीटा वाज कांस्टेंट tan theta was also constant। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? अगर पूरे स्लोप में टेन थीटा, अगर पूरे स्लोप में टेन थीटा जो है वो, थीटा जो है वो कांस्टेंट है, तो टेन थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर टेन थीटा का वैल्यू भी कांस्टेंट है तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो, अब थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं गेम में। ट्विस्ट कैसे लाएं कि हम जो है वो थोड़ा कर्व लाइन बना दें। गोटी कल्टी मार, नहीं गोटी रुक जा, कल्टी नहीं मारना है, इसे करके जाना है। देखो इन दैट केस तुम दो पॉइंट पकड़ो, सबसे पहले दो पॉइंट पकड़ो। कभी भी ऐसा हो ना तो दो पॉइंट पकड़ो तुम, जैसे एक पॉइंट यहां लेते हैं और एक पॉइंट यहां लेते हैं, ठीक है? देखो एक चीज बाबू, यहां अगर लेते हैं तो इसके एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो इससे सीधा यहां, और ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगा, ठीक है? अगर मैं ये बोलूं ये लाइन जो है, ये लाइन जो है ये क्या है? थीटा टू है,
और ये लाइन जो है θ1 है, ठीक है। तो ये पहले है और ये बाद में है, ठीक है। यानी θ1 is what greater than θ2, that's why tan θ1 is greater than tan θ2, and that's why m2 is greater than m1. If m2 is greater than m1, then m1 is greater than m2 यार, क्योंकि θ1 है ना, तो m1 is greater than m2, यानी पहले क्या ज्यादा, बाद में क्या कम, पहले ज्यादा और बाद में कम, यानी स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, पहले ज्यादा बाद में कम, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज भी कर रहा होगा, कहां इंक्रीज करेगा, आओ देख लेते हैं। ये हो गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं ना, इसको ऐसे एक बना देता हूं, ठीक। बना लिया क्या मैंने, सर यही तो है, मैं थोड़ा और बदल देता हूं। मैं क्या करता हूं इसको, तो ये बना, ठीक है। अगर ये यहां है और मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं बाबू, देखो एक पॉइंट यहां हो गया और एक पॉइंट यहां हो गया, ठीक। देखो ये θ1, ये θ2, तुम देखो एक चीज यहां से साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, दैट्स इंप्लॉइज tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, एंड thus m2 इज ग्रेटर देन m1, एंड thus इसके बाद लिख सकते हैं क्या, स्लोप इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्यों, पहले कम, पहले कम और बाद में ज्यादा, पहले कम बाद में ज्यादा, तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और इसको यहां फिर से रख देते हैं, ठीक। अगर मैं यहां तक समझा पाया हूं तो मैं एक और तुमको केस देता हूं, ठीक। आओ केस क्या है इसमें वो समझना है। देख मैं क्या बोलता हूं कि ये और ये दो स्लोप हैं, एक में हमने कटोरी को ऊपर किया, एक में हमने कटोरी को नीचे किया। अब तुम्हें यह बताना है कि यहां स्लोप बढ़ रहा है या यहां स्लोप बढ़ रहा है, तुम क्या बोलोगे अब, क्या बोलोगे अब कि सर यहां जो स्लोप है वो पहले क्या हो रहा है, पहले थीटा का वैल्यू जो है यहाँ के 0 हो जा रहा है। तुम सीधा यहां देखो, यहाँ के जो थीटा का वैल्यू है वो क्या है, थीटा इक्वल 0 डिग्री, और इधर जो है थीटा इक्वल 90 डिग्री, ठीक। यानी इस तरफ जो है वो स्लोप जो है इट इज इंक्रीजिंग, इधर स्लोप बढ़ रहा है, और यहां जो है वो थीटा जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां मैक्सिमम क्या होगा, -90, -90 से 0 तक आना और फिर 0 से -90 तक जाना, मतलब ऐसे एक बार नीचे, एक बार नीचे, एक बार बीच में और एक बार ऊपर। तो मैक्सिमम केस में या थीटा इज मतलब देखो थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, इट इज इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल क्यों है वो हम पढ़ेंगे डीएस, जब हम करेंगे एसटी ग्राफ या बीटी ग्राफ या एटी ग्राफ, जब हम आगे ग्राफ का मीनिंग समझेंगे। तो मैं अभी प्रैक्टिकल वे में नहीं बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं कि थीटा का अगर वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो ये थीटा का टोरी जो है वो सीधा हो जाएगा ना यार, ठीक है। अब सीधा नहीं हो सकता है, मतलब इट इज इम्पॉसिबल। मैं अगर मैं कह दूं कि ये जो एंगल है, ये अगर मैं कहूं कि ये ग्राफ है और उसमें मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, देखो एक सेकंड के लिए रुक जाना है यहाँ पे, मैं इसे मिटा भी दूंगा। अगर मैं कहूं कि ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे सीधा हो जा रहा है, ठीक है, और जाके ऊपर ये ऐसे सीधा हो जा रहा है, सीधा हो जा रहा है, इन दैट केस व्हाट, अगर ये एसटी ग्राफ है, अगर ये एसटी ग्राफ है तो एसटी ग्राफ यानी क्या, एसटी ग्राफ यानी क्या, एसटी ग्राफ यानी टाइम कांस्टेंट है, टाइम वही है और ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन
टाइम कांस्टेंट है, तो इम्पॉसिबल है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि 90 डिग्री से कम भी हो गया, अब 90 डिग्री से कम इट इज -90 भी पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है इसके पीछे कि -90 जैसे हो गया इसका मतलब टाइम मशीन वो बन गया, हम लोग पीछे चले गए, तो वो चीज जो है वो इम्पॉसिबल है। लेकिन अब क्या है कि नीट के बच्चों को पढ़ाया जाता है दुनिया के अंदर, आपके लिए दुनिया थोड़ी अच्छी बनाई गई, तो थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 180 डिग्री से 90 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री पे जब होगा ये थीटा जो था, वो जब 180 डिग्री था, थीटा जो था जब 180 डिग्री के अप्रोक्सीमेट था, यहां से ये कहां आया 0 डिग्री पे आया, और यहां से कहां जा रहा है 90 डिग्री पे जा रहा है। जब ये 90 डिग्री पे जा रहा है तो थीटा जो है, देखो अगर ये पॉइंट में देखूं, अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो ये देखो, ये अगर मान ले थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये भी थीटा है, तो अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ठीक है बाबू, अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो इन दैट केस तुम देखो थीटा 2 जो है वो ग्रेटर देन थीटा 1, यानी पहले पहले क्या कम, पहले ज्यादा, सॉरी पहले ज्यादा बाद में कम, पहले ज्यादा बाद में कम। अब इधर क्या है, इधर है पहले कम बाद में ज्यादा, में ज्यादा, पहले कम बाद में ज्यादा, पहले कम बाद में ज्यादा, यानी क्या स्लोप इज फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। सिमिलरली यहां फर्स्ट इंक्रीजिंग, अरे भाई पहले तो इंक्रीज कर रहा है ना, पहले ग्राफ कैसे ऐसे, उसके बाद कैसे ऐसे, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। अब यहां एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर से इसका यूज करेंगे। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जब थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री, इन दैट केस हम लोग क्या बोलते थे कि स्लोप जो है निगेटिव है। अब हम लोग उस निगेटिव को हटा देंगे, बोलेंगे भाई मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और जब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तब हम लोग निगेटिव नहीं देखेंगे, तब हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। जिस तरह ये इसी तरह है कि जिस तरह जैसे अगर ये लग गया इस दोनों के बीच में, इन दैट केस ये क्या होगा पॉजिटिव हम दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड दिखाएंगे उसकी जो और साइड। जैसे तुम जिस दिन, अभी तुम्हारे क्या है, तुम नल्ले हो, अभी अभी तुम क्या हो, तुम नल्ले हो, अभी तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अभी तुम क्या हो, तुम जो है वो पेरेंट्स पे बोझ हो। लेकिन जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगे तुम क्या हो जाओगे, यही लोग सबसे पहले तुमसे डॉक्टर जॉब मांगने आएंगे, यही लोग तुम्हारे दोनों तरफ एप्रन आ जाएगा, जब तुम पे एप्रन आ जाएगा तुम स्टेथोस्कोप लगा लोगे, तो यही लोग बोलेंगे बेटा इस बीमारी का क्या इलाज है, समझ रहे हो ना। तो दैट इज सारी पॉजिटिव चीजें बाहर आने लगती है, तो हम लोग क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम लोग फिर से उसी एग्जांपल पे जाते हैं, थोड़ा बड़ा करके इसको देखेंगे। फिर से हम लोग कटोरी को ऊपर कर लिए, ठीक, आओ इसका हम लोग थोड़ा चीर फाड़ करेंगे आज। ये हो गया, फिर ये हो गया, देखो ये थीटा 1 है और ये थीटा 1 है और ये थीटा क्या है, ये थीटा 2 है। अब देखो एक चीज यहां देखो कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब देखो थीटा 2 अगर ज्यादा है थीटा 1 से, तो tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको तो निगेटिव होना चाहिए ना। देखो यहां मैंने एक स्टेप मिस किया, मैंने इसलिए मिस किया क्योंकि मैं मान रहा हूं अभी कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज घुस चुका है कि जब थीटा बड़ा है, जब थीटा बड़ा है किससे 90 डिग्री से, तो tan थीटा 2 जो है वो tan थीटा 1 से छोटा होगा। फिर से नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहां पे
यहाँ पे जो थीटा 1 है इट इज बिगर देन थीटा 2, थीटा 1 जो है वो स्मॉलर देन थीटा 2 है यहाँ पे और यहाँ पे। देखो थीटा 2 जो है ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 1 है, ठीक है। थीटा 2 जो है वो बड़ा है थीटा 1 से। अगर थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से तो हम लोग एएसटीसी रूल यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। यहाँ पे हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं तो tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन व्हाट, tan थीटा 1, tan थीटा 1। यहां के क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहां के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज जीरो। स्लोप यहाँ के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां जैसे जैसे अब इधर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, अब इसको याद कर लो तुम, ये इसीलिए क्योंकि ये काम देगा तुमको एग्जामिनेशन में। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये डाल देता है और ऐसे घुमा के डाल देगा। इट इज अपवर्ड फेसिंग बॉल, अपवर्ड फेसिंग बॉल, डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है। अपवर्ड फेसिंग बॉल में स्लोप लिखते हैं हम लोग और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। देखो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग। यहां क्या होगा, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर सिंपल स्लोप पूछे तो क्या बोलोगे, जब सिंपल स्लोप पूछेगा तो बोलेंगे कि फर्स्ट डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। और यहां फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। समझ में आ गया क्या, और फिर से एक बार देख लो तुम लोग। ये सबका पीडीएफ जो है ना वो मैं व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां में डालते, वहां जो भी ये क्लास की लेक्चर्स है वो सारी चली जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम वहां उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब अगर फिर भी नहीं समझे हो, अगर मुझे लगता है यहां तक समझ गए, अगर फिर भी नहीं समझे तो लेट्स से कि ये एक स्लोप है और ये एक क्या है, बाउल है। ये एक बाउल है, अपवर्ड फेसिंग बाउल। अब आ जाते हैं हम लोग, दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। देखो यहाँ जो है वो ऐसे रहेगा और यहाँ जो है वो ऐसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं 150 डिग्री है और ये मान लेते हैं क्या, 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है तो tan 150 डिग्री इक्वल व्हाट, tan 150 डिग्री। अब क्या है, 90 डिग्री है, n पाई बाई 2 मैंने बताया था कन्वर्ट करने के लिए, n पाई बाई 2 या n इंटू 90 डिग्री बाई n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा है। तो अगर n ऑड है तो को फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, को फंक्शन कॉट, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। अब देखो कॉट 60 डिग्री और यहाँ tan थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, निगेटिव माइनस कॉट 60 डिग्री। अब माइनस कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, माइनस। उसी तरह tan 120 डिग्री इक्वल्स माइनस कॉट 30 डिग्री इक्वल्स माइनस 1/√3। देखो अब यहां से समझो, ये चीज नॉर्मल है, समझ जाओगे। देखो जो यहाँ स्लोप है, जो यहाँ स्लोप है, स्लोप है पहले इस पॉइंट पे हम निकाले जब 120 डिग्री था, 1 पे 2 पे, तो पहले क्या है, √3 इक्वल्स माइनस 1.732। अब देखो यहां जो है माइनस 1/√3 ये ज्यादा है और ये
कम है, ये कम है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, स्लोप क्या है इधर, फर्स्ट डिक्रीजेस और इधर इंक्रीजेस। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। लेकिन अगर बात करें हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहां जो है वो क्या है, -√3, पॉइंट 2 पे -√3 है, तो -√3 माइनस, देखो यहां अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। अगर मैं देखे ये पोजीशन, मतलब इसको 2 पोजीशन पे देखे, तो 2 पोजीशन पे क्या होगा, -√3। अब मैंने बताया -10 150 डिग्री का क्या होगा, दोनों तरफ लगा दो ये फाटक। अब ये फाटक लगा दोगे तो पॉजिटिव ओनली, तो +√3। 1 पोजीशन पे क्या होगा, -10 120 डिग्री, पोजीशन पे क्या होगा 1/√3। तो स्लोप जो है दैट इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट डिक्रीजिंग। समझ गए। तो अभी तक अगर यहां पर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो क्या मैं कुछ तुमसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या, क्या मैं तुमसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या, ये कुछ बाहर आ रहा है। तो ठीक, तो अभी मैं क्या क्वेश्चन पूछता हूं, पहला क्वेश्चन ये है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 8 4 एंड सॉरी -4, 8 - 4 and 0a is what, 10. All the values are in same unit of length, unit of length. Find the value of, नहीं नहीं, इन्होंने पूछा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, पूछ रहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। देखो 2 पॉइंट दिया इन्होंने स्पेस में, प्लेन में इन्होंने 2 पॉइंट दिया है, एक ये और एक ये। इसका जो है कोऑर्डिनेट जो है इन्होंने बताया है 0a है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 0 और a, सॉरी 0 यानी ये x कोऑर्डिनेट जो है, इसका कोऑर्डिनेट जो है इन्होंने बताया 0a, और एक और पोजीशन इन्होंने बताया है 8, -4, 8 पॉजिटिव एंड -4 यहाँ ले, ठीक है, ये हो गया ये इसका, ठीक है। तो अगर ये दे दिया इन्होंने 8 4 है और वो 0 a है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज व्हाट एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, कैसे निकालेंगे इसको, सिंपली हमने बताया था ना डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज करेंगे तो d इक्वल्स व्हाट, √del x² प्लस del y², आ जाओ del x की बात करते हैं, del x इज 8 - d² यानी 10, d का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 दिया है ना, सेम यूनिट ऑफ लेंथ, तो सेंटीमीटर मीटर तो कुछ लिखना नहीं है, तो 10 इक्वल्स √ क्या हो जाएगा, 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब √ हटाओ, इधर x लगाओ, इधर 100 लगाओ, सॉरी स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाओ, तो 100 इक्वल्स 8 स्क्वायर प्लस 4 - a का होल स्क्वायर। ये 8 8 8 या 64, 64 को इस तरफ लाओगे तो 100 - 64 इक्वल्स 36 इक्वल्स 4 - a का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो सिंपली यहाँ से आ जाओ, 4 माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको 36 को रूट में करेंगे, अंडर रूट 36 इक्वल 4 माइनस ए। ठीक है, ए को इधर ले आओ, ए को इधर मत लाओ, अभी सिंपली निकाल दो इसका। ठीक है, 4 माइनस ए इक्वल्स प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस 6 का भी होल स्क्वायर 36 होता है और माइनस 6 का भी होल स्क्वायर 36 होता है। अगर ये सही है तो क्या मैं लिख सकता हूं ए इक्वल्स 4 प्लस माइनस 6, लिख सकता हूं क्या? -4 प्लस माइनस 6, तो ए का दो वैल्यू आएगा, ए का दो वैल्यू आएगा। ए इक्वल्स -4 प्लस 6 अगर करेंगे तो ए इक्वल्स 2, और ए अगर -4 करेंगे तो ए इक्वल्स -10। समझ में आया क्या? अरे सिंपल कैलकुलेशन है यार, ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है, तो बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बता दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ए का पॉजिटिव, बस ये मैं इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट था, इन्होंने पूछा था कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या है कि स्पेस में ये पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। और वो पॉइंट्स कौन कौन है? पॉइंट्स है 0, -1 और 1 एंड 3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है 0, -1 और 1, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना। सीधा d इक्वल्स, सीधा फॉर्मूला यूज करना है, d इक्वल्स अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल z। ठीक है, सीधा यूज करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द। अब स्लोप इतना निकाल चुके कि सर इसका तो फटाक से निकालेंगे। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है, ये ऐसे है, इसका जो वैल्यू है वो 0, 2 है, इसका जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो स्लोप निकालना है, यानी स्लोप इक्वल, तो स्लोप याद है ना कि किसके अराउंड निकालते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है तुम्हारा, ये दिया है 30, ये जो एंगल है ना, यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है। तो स्लोप कैसे निकलेगा? थीटा इक्वल्स निकाल लो, ये 90 माइनस थीटा हो गया, टेन थीटा करेंगे, टेन थीटा इक्वल स्लोप होगा, तो टेन थीटा इक्वल्स व्हाट? 2। टेन थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कॉट थीटा और माइनस, समझ में आ रहा है? कॉट 90 प्लस कुछ होगा, तो ये टेन थीटा ही हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स व्हाट? माइनस, और ये 2/3, सीधा स्लोप क्या हो जाएगा? आंसर इसका लिखो, स्लोप इक्वल्स टेन थीटा। अब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, thus tan थीटा इक्वल्स निगेटिव इक्वल्स माइनस, ये 2 है, ये 3 है, तो -2/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं बता देता हूं ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहां तक जो था वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है तो एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं, शुरुआत से रिवीजन करते हैं हम फटाक से। और देखो सबसे पहले क्या था कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस को एप्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, और जिसके रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के नीचे निगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट क्या? निगेटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब दो डिस्टेंस के बीच में फॉर्मूला निकालने के लिए क्या, दो डिस्टेंस के बीच, दो अगर पॉइंट दे दे उसके बीच में डिस्टेंस निकालने का हो तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले थे। अगर प्लेन के केस में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स अंडर रूट डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर,
और प्लेन के केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग स्लोप निकाले थे। स्लोप क्या था, स्लोप इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस से हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते थे m से, m इक्वल्स tan थीटा, m इक्वल्स डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा कैन, स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप कैन बी निगेटिव, स्लोप कैन बी जीरो। तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, जो यहाँ दिया हुआ है। अब स्लोप जो है, अगर एंगल जो है, अगर लाइन जो है स्ट्रेट है, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, in case of straight line, in case of straight line, in case of straight line, slope will be always constant। slope जो है वो हमेशा क्या होगा, constant होगा। but in case of curved line, slope can be changing, increasing और decreasing। increasing कब होगा या decreasing कब होगा, decreasing जब slope ऐसे जाएगा तो decreasing होगा, और जब slope ऐसे जाएगा तो डिक्रीजिंग होगा। अपवर्ड फेसिंग बॉल में, अपवर्ड फेसिंग बॉल के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो होगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग, और जो डाउनवर्ड फेसिंग बॉल होगा, इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ बॉल जो होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और यहाँ जो है स्लोप इज फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, और डाउनवर्ड फेसिंग बॉल के केस में स्लोप फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू मतलब करके इस चीज को समझे कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है। फिर हमने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशिएशन। अब हम लोग कहाँ आएंगे, ये बहुत आसान टॉपिक है बाबू, मतलब इट इज द मोस्ट easiest टॉपिक एंड मोस्ट यूज्ड टॉपिक इन द कंप्लीट फिजिक्स। देखो क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि तुम कोयले वाले के पास चले जाओ, कोयले वाले के पास गए तुम, और कोयले वाले से बोले कि एक ढेला कोयला दे दो, एक ढेला कोयला दे दो। कोयला वाला क्या बोलेगा तुम्हें, हाँ ले लो कोई बात नहीं। तुम सोनार के पास गए, तुम बोले एक ढेला सोना दे दो, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा पागल हो क्या तुम, पागल हो, इस तरह से वो बोलेगा। हो सकता है वो कुछ बदतमीजी पे उतर जाए, तुमको थप्पड़ ऊपर मार दे। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा तुमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा क्या, तुमने ये बात नहीं पढ़ा क्या कि मेरे कोयला वाले के लिए जो ढेला सबसे छोटा था, बहुत छोटा था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। तुमने ये बात नहीं पढ़ा क्या। जब तुम लाइट का स्पीड नापते हो तो तुम बोल देते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कह देते हो। अगर मैं कहूं कि यही चीज कि मैं इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस निकालने का कहूं तो तुम 1-2 किलोमीटर, तुम बोलोगे वहां तो 1-2 किलोमीटर छोड़ दिया करते थे, यहां तो मैं एंगस्ट्रॉम रेंज पे चले जा रहा हूं सर, मैं 10 इनवर्स 8 पे चले जा रहा हूं, और मैं वहां किलोमीटर, मैं तुम वहां 10 इनवर्स 8, जो 10 इनवर्स 8 मीटर है वहां तुम जा रहे हो, यहां तुम 10 टू द पावर 8 मीटर पे जा रहे हो। अंतर होता है ना भाई, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां तुम बहुत सारे वैल्यूज को इग्नोर भी कर देते हो, वहां तुम इग्नोर कर पाओगे क्या। तो वैल्यू जो होता है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आदमी जो है, तुम गए इसके पास, फ्रूट वाले के पास, उसको तुमने कहा कि भैया मुझे एक ड्रॉप जो है, एक ड्रॉप तुम मुझे फ्रूट जूस दे दो, यानी कि अनार का जूस दे दो। उसने कहा ठीक है ले लीजिए भाई। तुम बोले कि ठीक है, इसी एक एक ड्रॉप करते करते ये मेरा जग भर दो। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा चलो ठीक है अंदर आओ, तुमको पूरा जग पिलाएंगे आज। फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो तुम, वो भी यही बोलेगा, क्या तुम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो क्या, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कि हर किसी के लिए वैल्यू का नंबर, वैल्यू का जो जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी को डिफरेंशिएशन इसीलिए पढ़ते हैं। तो एवरेज क्या होता है किसी चीज का, देखो एक तो होता है एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होता है कि डेल वाई अपॉन, यानी किसी फाइनाइट नंबर्स के बीच में
y का x के रिलेटिव चेंज है। यानी कि y जो है x के चेंज होने से y कितना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि ये एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें दो पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी, और ये क्या हो गया, इसका कॉर्ड हो गया, ठीक है। इसका x2 y2 x1 y1, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इन दैट केस डेल, ये जो टेन थीटा है, एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट इक्वल्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। एवरेज रेट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि ए और बी दोनों अलग अलग है। जब ए और बी दोनों अलग अलग होंगे तो इसी को तो क्या कहेंगे हम, इसी को क्या कहेंगे, एवरेज रेट कहेंगे। कि एक्स के इतने चेंज होने से, एक्स के चेंज होने से वाई कितना चेंज होगा। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस आता है बाबू कि मैं कहूं कि ठीक है ये भी एक ग्राफ है, और यहां पे हम जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये दोनों पॉइंट्स तुमको काफी नजदीक, मैं बोलूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालो। ये पॉइंट्स अभी तुम्हें कंसाइडिंग दिख रहे हैं, अभी तुम्हें कंसाइडिंग दिख रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। देख पा रहे हो क्या, देख पा रहे हो क्या। तो ऑन एन एवरेज ये देखो, ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहे होंगे, यहां पे ये स्ट्रेट लाइन दिख रहे होंगे, ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन जो है वो तुम्हें स्ट्रेट दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसे ए पोजीशन कहूं, अगर मैं इसे बी पोजीशन कहूं, तो ये जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिफरेंस को जिससे मेजर करते हैं, इंस्टेंटेनियस डिफरेंस, इसे हम कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंट चेंज। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम जब तुम जब बाइक चलाते हो तो स्पीडोमीटर को देखते हो, तुम स्पीडोमीटर क्या दिखाता है कि तुम्हारा स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इट शोज द इंस्टेंटेनियस चेंज। फॉर एग्जाम्पल तुम वेट मशीन पे खड़ा हो गए, तुम्हारा वेट एक बार दिखा रहा है 60 केजी, देन तुम फिर से एक बार तुम बैग लिए, बैग से वेट बढ़ाए और वेट क्या 65 केजी हो गया, दैट शोज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन फोर्स, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, यही होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं dy अपॉन dx, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स व्हेन डेल एक्स इज लिमिट, डेल एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। इसको नहीं समझना, इसी को समझ लो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज dy अपॉन dx, इतना छोटा कि ए और बी के बीच में जो रेट ऑफ चेंज है वो इतना छोटा होगा कि ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन लगे, ए बी जो है वो क्या लगे, स्ट्रेट लाइन लगे। इसका हम लोग आगे बहुत ज्यादा यूज पढ़ेंगे। कहां यूज पढ़ेंगे इसका, हम लोग पढ़ेंगे कि डीपी अपॉन डीटी यही तो फोर्स है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन फोर्स, dq अपॉन dt क्या, चार्ज में चेंज, इसे ही तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ेंगे dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ds बाय dt इज वेलोसिटी, इसी तरह पढ़ेंगे। अब अगर d के जगह डेल्टा लगा दोगे ना तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा।
अब फॉर एग्जांपल डीपी बाई डी टी अगर ले ले, तो अगर हम एक इस पे खड़े हैं, अगर मैं एक वेट स्केल पे खड़ा हूं, तो वेट स्केल जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वेट फोर्स दिखाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन फोर्स। ठीक है, इंस्टेंट फोर्स चेंज हुआ है, इंस्टेंट वेट फोर्स जो है वो बदला है। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी, अगर मैं कहूं कि मैं ds बाई dt, अगर मैं कहूं कि मैं बाइक चला रहा हूं, मैंने एक्सीलरेटर दिया, इंस्टेंट चेंज मुझे शो हुआ, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन व्हाट, वेलोसिटी, इन व्हाट, वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर यहां तक समझ गए हो तो मैंने जो बताया वो समझे तुम। अब देखो, अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी ds बाई dt करूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूलाज याद रखेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करना यानी बहुत छोटा क्वांटिटी जो होता है, इंस्टेंट क्वांटिटी, उसमें चेंज निकालना किसके, एक्स एक्सिस के अराउंड, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूलाज, मैं थोड़ा इससे हट जाता हूँ ताकि तुम्हें एग्जैक्टली सब कुछ शो हो पाए। ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूला लिख, पहला क्या है फॉर्मूला, इफ y इज कांस्टेंट, इफ y इक्वल्स कांस्टेंट, इफ y इक्वल्स कांस्टेंट, देन dy बाय dx इक्वल्स 0। क्यों ऐसा होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे y इक्वल्स 3, इफ y इक्वल्स 3, then d3 by dx equals d3 by dx equals 0। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इफ y इक्वल्स सी यू, यहाँ c जो है वो कांस्टेंट है, अगर सी यू, देन dy by dx equals c into du by dx। एग्जांपल y इक्वल्स 4x। चलो इसको हटाते हैं, अभी करते हैं एग्जांपल लेंगे पहले इसका। ठीक है, सिंपली अगर कांस्टेंट रहे ना तो कांस्टेंट को बाहर ले आना है और du by dx जो है उसे लिख देना है। नंबर 3 ले लेते हैं, if y equals px square, then dy by dx equals what, या y equals, if y equals what, x to the power n, then dy by dx equals n x to the power n minus 1। चौथा आ जाते हैं, if y equals uv, then dy by dx equals u into dv by dx plus g into du by dx। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये चार फॉर्मूला पे अब देख लेते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इक्वल्स 4x स्क्वायर, तो देखो y इक्वल्स x टू द पावर n, तो इसको n को क्या करना है, बाहर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लाना है, 4 इंटू कांस्टेंट को बाहर लाए इंटू, ठीक है, x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स x टू द पावर 1। ठीक है, सिंपली क्या है कि दो जो है उसको बाहर ले आए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो x टू द पावर n इक्वल्स n x टू द पावर n माइनस 1, तो दो को बाहर लाएं और 2x कर दिए। ठीक है, तो 2 इंटू 2x इक्वल्स 4x, 2 इंटू 4x इक्वल्स 8x। ठीक है, अब देखो पांचवा फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। पांचवा फॉर्मूला क्या होगा, इफ y इक्वल्स u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, then what, dy by dx इक्वल्स du by dx प्लस माइनस, मतलब सबको डिफरेंशिएट करके जोड़ लेंगे। ठीक है, सबको डिफरेंशिएट करके
क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब एफ नंबर पे आ जाओ। एफ क्या है बाबू, एफ है इफ वाई इक्वल साइन एक्स, साइन एक्स देन dy बाय dx इक्वल cos x। अब जो मैं लिखूंगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखूंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ गलती करते हैं। y इक्वल्स cos x देन dy बाय dx इक्वल्स माइनस साइन x, x लिखो। क्या है, इफ y इक्वल्स log e to the power x then dy by dx equals 1 upon x and here I. If y equals y equals e to the power x then dy by dx equals e to the power। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। अभी के लिए हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे मैं कह दूं कि अगर 4 sin x दे दिया तो 4 को 4 sin x दे दिया तो 4 इंटू साइन एक्स, अगर मेरे को 4 sin x दे दिया तो 4 cos x हो जाएगा उसका आंसर। समझ गए, यहाँ देखो डी सी यू इक्वल सी डी यू बाय डी एक्स। अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल दे देते हैं कि 4 cos x तो माइनस एग्जाम्पल y इक्वल 4 cos x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 4 इक्वल माइनस 4 साइन एक्स। समझ में आ रहा है क्या, बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज है ये सब, आगे हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बाबू और देख लेते हैं हम लोग जो d if y equals 10x, if y equals 10x इसका निकाल भी सकते हैं हम लोग, लेकिन इससे पहले हम लोग ये वाला कर देते हैं। if y equals u by v then dy by dx equals v into du by dx, तो दूसरा वाला है उसको पहले रखना है, ठीक है, माइनस u इंटू डी बाय डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये if y equals 10x then dy by dx equals d sin x upon cos x अपॉन dx। ठीक है, तो देखो d सबसे पहले नीचे वाले को रखना है तो cos x को ऊपर करेंगे, cos x को ऊपर कर दो, यहाँ पे cos x को यहाँ पे ऊपर कर दो, cos x को ऊपर कर दो तो cos x इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस v क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos x नीचे है तो cos x इंटू डी साइन एक्स अपॉन सॉरी u क्या हो जाएगा, u साइन x है ना बाबू, साइन x इंटू डी कॉस x अपॉन डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x। तो देखो d साइन x कॉस x हो गया तो ये कॉस स्क्वायर x हो गया, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू कॉस x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x इंटू माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस x, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सीधा इसको मिटाते हैं यहाँ से, कोई इसमें समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा यहाँ लिख देते हैं dy बाय dx इक्वल्स सेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक कवर हो चुका है आपका। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, लिख देते हैं RATEI, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना बहुत मजा आता है। चलिए क्वेश्चन आता है इफ y इक्वल्स क्या है, x क्यूब साइन x, x क्यूब इंटू साइन x देन dy बाय dx, इसको सीधा मुंह से मनाना है। मैं बोलता हूँ पेन छूने की
जरूरत ही नहीं है। सीधा 3 को उठा के पहले आगे लाएंगे, 3 को आगे ले आए क्या, तो देखो x, ये देखो यहां से देखो, इसको इस तरह से लिख, dy बाई डी एक्स इक्वल्स डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी यू इंटू डी भी। तुम याद करो एक चीज, मैंने क्या बताया था, इफ y इक्वल्स यू बी देन ये इफ y इक्वल्स यू बी देन u इंटू डी वी प्लस डी एक्स। मैं लिख देता हूँ, इफ y इक्वल्स यू बी देन dy बाय डी एक्स इक्वल्स u इंटू डी वी बाय डी एक्स प्लस v इंटू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब साइन एक्स अगर दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब को बाहर कर लेते हैं, एक्स क्यूब को बाहर कर लेते हैं। अगर एक्स क्यूब को हम बाहर कर लिए तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। सिंपली एक्स क्यूब, ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 3x स्क्वायर। कैसे होगा, ये जो ऊपर में जो लिखा है, ये जो मतलब कह सकते हैं पावर जो है वो नीचे आएगा, पावर जो है वो ये बन जाएगा n x टू द पावर n। फॉर एग्जांपल c x टू द पावर n है या x टू द पावर n है। इफ y तुम्हें याद है, इफ y इक्वल्स x टू द पावर n देन dy बाय dx इक्वल्स n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था। तो अगर ये बताया था मैं, तो x साइन एक्स इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ऊपर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो गया है। अगर तो इसको सिंपली सीधा इसी तरह एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स। ठीक, चलो इसको रहने देते हैं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख क्या लाया है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया है। एक चीज ध्यान रखना, देखो इसमें एक चीज जो है वो डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्लेमर क्या है, डिस्क्लेमर क्या है, डी साइन थीटा बाय डी थीटा अगर दे दिया तो हम लोग लिखेंगे इसको, लेकिन अगर क्या है साइन 30 डिग्री बाय डी थीटा तो इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां कंफ्यूज मत करना, बस ये ध्यान रखना। देखो डी थीटा दिया रहे तब कर देंगे, लेकिन डी 30 डिग्री दिया रहे तो नहीं करें क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, या डी 5 डिग्री दिया रहे तो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। आप देखते हैं फिर क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाय, ये आप लोग खुद से कर देंगे, घर पे कर देंगे, मैं ऐसे बताते भी चलता हूँ अभी, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी। नंबर 1 y इक्वल्स एक्स टू द पावर 7/2, तो 7/2 नीचे आ जाएगा, ऊपर में 7/2 माइनस 1 कर दो तो 5/2, 7/2 एक्स टू द पावर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 कर लेते हैं, y इक्वल्स एक्स टू द पावर -3। अगर एक्स टू द पावर -3 है तो -3 को यहाँ ले आओ, -3 एक्स टू द पावर -4 हो जाएगा। समझ गए। अब तीसरा कर लेते हैं, तीसरा क्या है, इफ y इक्वल्स x तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1। चौथा कर लेते हैं लोग, y इक्वल्स एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 4x टू द पावर 2 प्लस 7। इसका अगर निकालना है तो सबको डिफरेंशिएशन करके एक में जोड़ देंगे। याद करो, y इक्वल्स u प्लस v प्लस w, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई dx। इस तरह से कर लेंगे। अब आ जाते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे।
5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, 2ax प्लस b तो 0 हो जाएगा क्योंकि c कांस्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ s इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर देन ds बाय dt इक्वल्स, ठीक, सिंपल है। s इक्वल्स ut, u क्या है, कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है तो u को बाहर निकालेंगे, t 1 u प्लस हाफ, हाफ को में 2 जो है वो नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, a गया कहाँ, a जो है वो रहेगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा 80 ds बाई dt इक्वल्स 80। चलो हटाओ ये चीज, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको अंतिम में या आपको सबसे लास्ट में मैं करके बता दूंगा, यानी तो आप इसे तब तक ट्राई कीजिएगा, सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। क्या है, द एरिया ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक इज changing by the equation a equals pt स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। Here p is in, find the area of ink at t equals 5 सेकेंड। फाइंड द एरिया ऑफ इंक एट t इक्वल्स 5 सेकेंड, तो ये कैसे निकलेगा, सिंपली क्या है कि देखो रेट ऑफ चेंज दे दिया है, क्या दिया, ये देखो एरिया जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, 3t स्क्वायर प्लस 7, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मतलब चेंज कहां तक जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 7 को डिफरेंशिएट कर लो, 7 गया बूट में, 7 गया गधा चारा में, अब देखो 2 को नीचे आओ, 60 हो जाएगा क्या, t का वैल्यू 5 पुट करोगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज जो चेंज है वो क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ थोड़ा गलत, फाइंड द चेंज इन एरिया, ठीक है, फाइंड द चेंज इन एरिया एट t इक्वल्स 5 सेकेंड, तो इस तरह से तुरंत तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो प्रैक्टिस खत्म हुआ हमारा, अब एक चीज, अब 2 पॉइंट बच जाता है हमारे पास, 2 पॉइंट बच जाता है, पहला चेन रूल, ठीक है, पहला चेन रूल, चेन रूल, अगर मैं कहूं कि अगर दे दिया इन्होंने कि इफ y इक्वल्स, चलो लिख लेते हैं, मिटा दूंगा, इफ y इक्वल्स साइन 2x, फाइंड साइन फाइंड dy बाय dx, कैसे निकालोगे, यहाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 2x से वहां दिया हुआ, यहाँ x से दिया हुआ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए क्या इन्होंने किया, इन्होंने एक तरीका निकाला, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहती है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहती है, इफ क्या कहती है, इफ dy by dx, if dy by dx is not found normally, then dy by dx equals du by du into du by du, यानी कि क्या है, अगर किसी भी वैल्यू का dy by dx नहीं निकल रहा है तो उसको du से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में du को ऊपर कर दो,
समझ में आ रहा है? उसको डी यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर डी यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाए, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमने अभी बताया कि इफ y इक्वल्स साइन 2x then dy by dx equals what? इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले d साइन x को साइन 2x को d साइन 2x को हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, d 2x के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको कर देंगे इंटू d 2x बाय d। ठीक है, अब देखो साइन 2x का क्या वैल्यू आ जाएगा, cos 2x, और ये 2 अगर सामने 2x को dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x को 2 के इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी 2 cos 2x। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखें, if y इक्वल्स a sin ओमेगा t then dy by dx इक्वल्स व्हाट। अब इसको कैसे करेंगे, देखो a जो है a sin ओमेगा t आ गया, a sin ओमेगा t है यहाँ पे, तो a कांस्टेंट है, a को बाहर रख लिया, इनटू d sin ओमेगा t अपॉन d ओमेगा t इंटू d ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी में ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा, dt सेम रह जाएगा, 10 dy बाय dt इक्वल्स a, ओमेगा को बाहर कर लो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा इसकी एसएचएम में, इसका एसएचएम में जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने अभी डिराइव कर लिया, बहुत सुंदर फॉर्मूला निकल आएगा वहां पे। ठीक है, तो ये ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, मतलब डी अगर dy बाई dx जब तक कहे ना, अगर मैं कह दूं कि dy बाई dx जब तक कहे ना तो x के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, x के अलावा बाकी सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब मैं दूसरा दे देता हूँ, थोड़ा हार्ड वाला एग्जांपल दे देता हूँ, फाइंड dy बाय dx if y इक्वल्स क्या है, साइन 2x स्क्वायर माइनस। भागना नहीं है, देखो इन सब चीजों से जितना भागोगे ना उतना प्रॉब्लम होगा, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। मैं थोड़ा इसीलिए क्योंकि अभी इससे पहले मैंने 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, फिर मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी एनर्जी जो है वो डाउन हो चुकी है, लेकिन इससे भागना नहीं है, इससे भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो dy बाय dx इक्वल क्या होगा, d साइन 2x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन d 2x स्क्वायर माइनस 6x इंटू d 2x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन dx। कर सकते हैं क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x स्क्वायर माइनस 6x लिख सकते हैं, इंटू dx को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो क्या हो जाएगा, 4x और ये माइनस 6, तो 4x माइनस 6 इंटू 4x माइनस 6 इंटू कॉस 2x स्क्वायर माइनस, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरीके से हम चेन रूल का यूज करके कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा और हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, ठीक है। तुम लोग अब मुझे बताओगे, ठीक है। नंबर 1, y इक्वल्स e टू द पावर 3x। सबसे पहले y को e टू द पावर, y को क्या करोगे, 3x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो 3x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, e पे किसी का भी, e पे अगर e कोई भी वैल्यू दिया है तो वो सेम लिखा जाता है, याद है। इफ y इक्वल्स, इफ तुम्हें याद होगा, इफ y इक्वल्स e टू द पावर x देन dy बाय
dx equals e to the power x. If y equals log e to the power x, then dy by dx equals 1 upon x. मैंने ऐसा बताया था ना पहले ही। तो अब देखो e to the power 3x, तो पहले 3x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dy बाय, फाइन लिख देते हैं, फाइन dy बाय dx, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर 3x इंटू 3x को अगर dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 3x, ठीक है। इसी तरह दूसरा मैं बना देता हूँ, बनाऊंगा नहीं, y इक्वल्स log sin x। तो log sin x के रेस्पेक्ट में y इक्वल्स log, सबसे पहले log sin x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो y इक्वल्स log sin x के रेस्पेक्ट में sin x को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो 1 अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, log sin x अपॉन sin x आ जाएगा, d log sin x अपॉन d sin x आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 अपॉन sin x, और वो जो sin x d sin x अपॉन dx, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं करके बता देता हूँ, d log sin x अपॉन d sin x इंटू d sin x अपॉन dx इक्वल्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 अपॉन sin x, ठीक है। मैंने बताया था log log जो है log x का क्या हो जाएगा, log 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sin x इंटू ये जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x, cot x आ जाएगा, cot x आ गया। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन तुम कर लो, y इक्वल्स sin x, सिंपल है, sin x स्क्वायर तो sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगा, 2x cos x स्क्वायर, सिंपल सिंपल, इजी इजी लेमन स्क्वीज, ऐसा स्थिति, तो इतना कर लो, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा अभी तक के लिए चेन रूल खत्म। चेन रूल करने के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो लास्ट टॉपिक है विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है कि किसी भी ग्राफ में, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो ये एक ग्राफ है, इसमें कभी मैक्सिमा भी हो सकता है और कभी मिनिमा भी हो सकता है। ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमा है, ये पॉइंट मिनिमा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोलर कोस्टर पे तुम चढ़ते हो, फॉर एग्जांपल तुम देखे होगे खट्टा मीठा मूवी, इसमें क्या होता है कि जब ऐसे करके होता है, जब एक स्लोप आता है तो स्लोप से पहले जो होता है वो स्पीड जो होता है वो एकदम जीरो होता है, जैसे ही स्लोप के बाद जाता है उसका स्पीड बढ़ने लगता है, तो सब चढ़ने लगता है बुलडोजर पे, ठीक है। यानी तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं रोलर कोस्टर गेम खेलोगे जिसमें वो जो कार पे जो बैठा रहता है उसका गला टूट जाता है, तुम देखते हो कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है ना तो उसका स्पीड जीरो हो जाता है, स्पीड जो होता है वो जीरो हो जाता है, स्पीड जो होता है वो जीरो हो जाता है, सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी बचता है। तो मैक्सिमा क्या होता है कि ऐसी पॉइंट, इसका हम लोग पढ़ेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे पहले एक चीज समझ लो, ds बाई dt है अगर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर इसी को डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर अगर ये करेंगे तो क्या कहेंगे, सेकेंड। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन है उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे, और जब दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। एक बार जब करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव, और दो बार जब करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। देखो अगर मिनिमा हमें निकालना है, अगर हमें मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा जो होगा, मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन में या तो मैक्सिमा ही तुम्हें मिल सकता है या मिनिमा ही मिल सकता है, या मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिल सकता है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, अगर मैक्सिमा दिया है तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा के अलावा मिनिमा भी निकल जाए, मैक्सिमा हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, या मैक्सिमा मिनिमा दोनों हो सकता है, या कोई एक उसमें से हो सकता है, कोई एक
नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमा के केस में ds अपॉन dt इक्वल्स 0। अगर ये 0 है तो ऑलवेज ध्यान रखना ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड सेकेंड डेरिवेटिव that is d square s upon dt, if it is less than 0 that is negative, तो ये मैक्सिमा होगा। और मिनिमा कब होगा, जब d square s upon dt if it is greater than 0 then it is minimum। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आया। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ds बाई dt को जीरो करेंगे, ds बाई dt को जीरो करेंगे, उसके बाद उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है, अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो क्या होगा, वो मिनिमा मैक्सिमा होगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा होगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो मिनिमा होगा, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। दिमाग में रख लो, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ y इक्वल्स 5x स्क्वायर, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इफ y इक्वल्स 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, if y equals 5x square minus 2x plus 1, find dy by find maxima, find minima, sorry find minima। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, dy by dx निकालेंगे, dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 5x स्क्वायर 10x, यहाँ क्या होगा माइनस 2x प्लस 1, माइनस 2x में माइनस 2 आ जाएगा 10, 10x माइनस 2 इसको 0 करेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे इससे मैक्सिमा या मिनिमा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स कितना आएगा, इक्वल्स 10x माइनस 2, रुक जाओ यहाँ पे करो, इक्वल्स 10x माइनस 2। ठीक है, डी 10x माइनस 2 अपॉन डी एक्स। देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू प्लस, और ये 10 बाहर आ गया, तो 10 आ गया। दैट मीन्स ये जो है इससे केवल मिनिमा निकलेगा, इससे केवल मिनिमा निकलेगा। अब मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बताए थे 10x माइनस क्या था, 10x माइनस 5 ना, 10x माइनस 2 को 0 कर देंगे। मैंने बताया था ना कि ds बाई dt को 0 कर देंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको 0 कर देंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके मिनिमा निकल जाएगा। अगर निगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके मैक्सिमा निकल जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, इजी लर्न। तो 10x इक्वल्स 2, इफ 10x इक्वल्स 2 देन x इक्वल्स 1 अपॉन, इस तरीके से ये निकल जाएगा। और दूसरा करते हैं, यहाँ बोलता है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमा और नहीं, फाइंड मैक्सिमा इफ y इक्वल्स ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन जो इक्वेशन इससे पहले देख चुका होगा वो जानता हो कि हम लोग नीचे से ऊपर पहुंचे, यानी हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी। तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे कैसे, सीधा इसको ds बाई dt कर देंगे पहले, ds बाई dt इक्वल्स ut, u जो है वो आ जाएगा, देखो u जो है वो कांस्टेंट है, u आ गया, u माइनस हाफ gt में हाफ इधर 2 आएगा, 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस जी, सॉरी इंटू जी, टी जो है इंटू टी जी टी,
इक्वल्स यू माइनस जी टी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको एक और बार करेंगे, डी स्क्वायर एस बाई डी टी इक्वल्स डी यू माइनस जी टी अपॉन डी टी। जो कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा, माइनस टी जो है जी टी जो है उसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी माइनस जी, यानी कि इससे क्या निकलेगा, मैक्सिमा निकलेगा। मैंने बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव कर लेना है। अगर पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो हमें क्या करना है, अगर पॉजिटिव आएगा तो हमें मिनिमा निकल जाएगा, अगर निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा निकल जाएगा। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, डी एस बाई डी टी इक्वल्स जीरो, यू माइनस जी टी इक्वल्स जीरो, दस यू इक्वल्स व्हाट, जी टी एंड टी इक्वल्स जी बाई यू। ठीक है, यानी कितने टाइम पे, g अपॉन यू टाइम पे जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन कवर करने के बाद अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, अलजेब्रा और थोड़ा सा पार्ट ज्योमेट्री का। मैंने जो अभी ग्राफ आपको बताया, ये ग्राफ फिर से हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके अगले लेक्चर में हम लोग पूरी की पूरी जो कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बेसिक मैथमेटिक्स है कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर रहोगे ना तो लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है, और अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे ना यार तो बहुत सारी चीजें छूट जाने वाली है। मतलब इनफैक्ट जो चीज होने वाली भी है ना वो भी नहीं हो पाएगी। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आई होप this video is going to help you a lot, and I'm eagerly waiting for the last वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। मेरी एनर्जी थोड़ी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैं एक ही दिन में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 100 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो थोड़ी एनर्जी जो है दैट इज डाउन। अब मैक्सिमम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या बायोलॉजी पढ़ाते हैं। मैंने ये तय किया है कि 100 डेज में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों को कवर करा दूंगा। तो मेरे थोड़ा एनर्जी तो डाउन हो ही जाएगा। मैक्सिमम लोग एक क्लास लेते हैं, मैं दिन में अभी 2-2 घंटे के 2-2 लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, thank you so much, and I hope this video really helped